नमस्कार। द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। 4 जून से शुरू हुए द नैरेटिव के इस राष्ट्रीय वेबिनार में आपने अभी तक माओवादियों की कहानी से लेकर तियानमेन चौक में हुए नरसंहार की घटना, चीन की आंतरिक स्थिति, चीन की भविष्य की रणनीति और अर्बन नक्सल एवं अर्बन माओइज्म के विषय पर हमारे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए विशेषज्ञों के विचार सुने। हमारे प्लेटफॉर्म में चीन के विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध फिल्मकार जैसे हस्तियां शामिल हुए। आज इस वेबिनार का 5वां दिन है। आज का विषय है माओवादी चीन तियानमेन चौक की घटना तक। आज हमारे बीच इस विषय पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों का एक विशेष पैनल उपस्थित है। हमारे जो बहुत सारे दर्शक और श्रोता हैं उनके सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं प्रोफेसर साहब से जानना चाहूंगा, क्योंकि हम भारत और चीन की साझा संस्कृति और जो इतिहास है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये दो ऐसे देश थे जो सबसे बड़े भूभाग में थे, बड़ी जनसंख्या वाला देश था, लेकिन इनकी अपनी एक संस्कृति थी और ये थी कि किसी दूसरे को परेशान करना। लेकिन जो माओ की सत्ता आई, उसके बाद जो चीन की विदेश नीति आई, उसमें हम देखते हैं कि एक विस्तारवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। ताइवान को हड़प लेना या तिब्बत को हड़प लेना, और वो आज तक दिखाई दे रही है। तो माओ से लेके अगर हम 1990 तक की चर्चा करें तो प्रोफेसर साहब, मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा कि ये जो माओ या उसके बाद के जो वो लोग हैं, इनकी विदेश नीति किस प्रकार इनकी तानाशाही और निरंकुशता को प्रदर्शित करती है? माओ के समय से ले लीजिएगा और वर्तमान तक हम यदि विस्तारवादी दृष्टिकोण से देखें तो चीन का जो मूलतः जो चरित्र है वह अपने आप का एक्सपेंशन करने का है। बांडुंग कॉन्फ्रेंस से लेकर के आज तक हमने ये पाया है कि चीन अपने आप को एशिया का लीडर बनाना चाहता है, जिसमें दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और साउथ एशिया तीनों आते हैं। और उसकी ऐसी कामना रही है कि वह इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार और साम्राज्य स्थापित करके और यहाँ के छोटे छोटे मुल्कों को अपने प्रभाव में ले। मूलतः हम यदि देखें, चीन का विस्तारवाद केवल एशिया तक ही नहीं, बल्कि चीन की जो सीमाएं हैं वो लगभग 14 देशों से मिलती जुलती हैं और 22,000 किलोमीटर तक ये पूरा फैला हुआ क्षेत्र है, सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और उसमें भी आप देखिए 23 देशों के साथ में चीन के विवाद चल रहे हैं। 22 देशों से तो सीमाएं लगती हैं और 23 देशों के साथ में चीन के सीमा विवाद चल रहे हैं। और उदाहरण के लिए हम यदि आप लें तो देखिए, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओ, वियतनाम, कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, इन सब के साथ में उसके विवाद है। भारत के साथ में भी उसके विवाद है। भारत के साथ में विवाद का स्वरूप दूसरा है, क्योंकि भारत जो है एक उभरती हुई एशिया की बहुत बड़ी ताकत है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय भी भारत के बड़ा महत्व था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। अपने सुकार्नो, उनु, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेटर ऑन इंदिरा गांधी, और फिर उसके बाद में जो नेता हुए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लीड किया। ये इस एरिया का, डेवलपिंग कंट्रीज का एक नेता के रूप में भारत जब उभर के सामने आया तो चीन को ऐसा लगा कि वो तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आ नहीं सकता है। तो जो एशिया के कमजोर राष्ट्र थे उनको आर्थिक, तकनीकी और अन्य प्रकार की मदद दे करके उनको ओबलाइज करना और उनकी आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप करने का उसने काम आरंभ किया। ये काम आप देखिएगा उसने दक्षिण कोरिया के साथ में किया, हांगकांग के साथ में किया, ताइवान के साथ में किया, मकाओ जो उसके ऑलरेडी उसके पास में है वहां किया, जापान के साथ में उसके विवाद चले आ रहे हैं। भारत में यदि उसके विस्तारवाद की महत्वाकांक्षा को हम यदि देखें तो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो हमेशा विवाद करता रहता है। दौलत बेग ओल्डी के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख में भी रिसेंटली हमारा विवाद चल रहा है।
और चीन की जो फिंगर पॉलिसी है, जो 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 हमारा लद्दाख वाला इलाका है वो 4 फिंगर तक सीमित है, जबकि वो 8 उन पर उन क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार बनाता है। अभी जो लेटेस्ट जो उनके जो राष्ट्रपति हैं, उनका शी चिनफिंग का जो एशियाई स्वप्न है, उस एशियाई स्वप्न में सिर्फ यही है कि भारत के पड़ोस के जितने भी राष्ट्र हैं उनको इतनी आर्थिक और तकनीकी मदद देकर के अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया जाए कि वे भारत के विरोध में इकट्ठे हो जाएं। और एक और महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलती है कि इस समय जब कोरोना का संकट है और पूरी दुनिया चीन का विरोध कर रही है और चीन पूरी दुनिया के निशाने पर है, तब उसने एक उग्र राष्ट्रवाद का अपना एक नया संकल्प लिया है और हांगकांग के ऊपर जिस प्रकार से वो अपना दादागिरी और तनातनी दिखा रहा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां के जो दैनिक इतिहास है, आवर्स टू आवर्स हिस्ट्री है, एक दिन का इतिहास है, उसको भी वो ध्वस्त करने में और मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है ताकि चीन की जो छवि है वो पूरी तरीके से नए रूप में स्थापित हो। एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगा, जो प्रसंग चल रहा था कि माओ के जमाने में और वर्तमान जमाने में जो चीन का मनोविज्ञान है वो क्या कहता है। चीन का मनोविज्ञान और चीन का जो नेतृत्व है वो कभी भी पुराने प्राचीन स्थापित मूल्यों को स्वीकार करने में अपनी सहमति नहीं देता। माओ ने कभी भी अपने पुरानी संस्कृति, कला, साहित्य, दर्शन, रीति रिवाज, परंपरा, खान पान, रहन सहन, कपड़े, वस्तु आदि किसी को उसने स्थान नहीं दिया। और उसने कहा, जैसा कि भी चर्चा में भी आया था, कि माओ जो कहे वो ही सही है, व्हाटएवर इज, जो उसने कहा वो सही है, और उसी को वो स्थापित करने में अपनी पूरी योगदान उसमें करता था। लेकिन माओ के बाद में साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, इन तीनों को उन्होंने केंद्र माना। और निश्चित तौर पर वो चीन जो अमेरिका, यूरोप और अन्य राष्ट्रों से कोल में, पेट्रोलियम में, इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में 150 और 200 साल पीछे चल रहा था, आज वो प्रतिस्पर्धा में ऊपर आ गया है। वह माओ की भी चीजों को स्वीकार नहीं करता। अब लेटेस्ट जो भी नेतृत्व आता है वो उसमें तब्दीलियां करके अपने आप को एक प्रभावशाली, प्रबुद्धशाली और ये मान के चलता है कि मेरे ही मूल्य आगे सतत चलते रहेंगे, इस प्रकार से वो अपने विस्तार को एक केंद्रित करने का प्रयास करता है। डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ सवाल आए हैं। सवालों को पूछने के लिए मैं शुभम के पास वापस लौट कर चलता हूँ। शुभम, आप सवाल लीजिए और वो उत्तर कौन दे सकता है, आप नाम लेकर उनको आप उत्तर देने के लिए कहें। अभी जैसे प्रोफेसर भारद्वाज जी ने बताया कि चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से वह लगातार धीरे धीरे अपनी नीतियों को एशिया के साथ साथ दूसरे देशों में भी बढ़ा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल अभिषेक जी का रायपुर से आया है कि भारत अपनी कूटनीति से पूरे विश्व में लोहा मनवा रहा है, लेकिन अपने आसपास के छोटे छोटे देश जो चीन के प्रभाव में लगातार हैं, उनसे अभी हाल ही में सीमा में संघर्ष, जैसे मैं नेपाल का नाम ले सकता हूँ, ऐसा हो रहा है। इसके पीछे क्या रणनीति है चीन की, और भारत इसमें कैसे कदम उठा सकता है? भारत ने, माननीय मोदी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने एशिया के राष्ट्रों को, खास करके दक्षिण एशिया के राष्ट्रों को अपने साथ लेकर के चलने की नीति का संकल्प लिया। प्रथम कार्यकाल में उन्होंने जब शपथ ग्रहण करी थी तो दक्षिण के सभी राष्ट्रों को बुलाया था। उसके बाद में उन्होंने अपने क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया तक बनाया, और यहाँ के देशों में खास करके मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, बर्मा हुआ, भूटान हुआ, इनके जो अधोसंरचनात्मक विकास हो रहे हैं, जिनमें चीन लालायित रहता है कि मैं पैसा दे करके, तकनीकी दे करके अपना सारा काम कर सकता हूँ, इन क्षेत्रों में भारत के बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं और धीरे धीरे उनका मोह भंग चीन से होने लगा है। क्योंकि वर्तमान में चीन का जो परिदृश्य देखने को आया है उसमें खास करके हम यदि देखें, यूरोप और एशियन राष्ट्रों में चीन के प्रति एक विरक्ति का भाव पैदा हुआ है और उसमें भारत अग्रसर है, भारत एक लीड ले रहा है। और भारत की जहां तक कूटनीति का विषय है, भारत की जो कूटनीति है वो बड़ी साइलेंट कूटनीति है।
एग्रेसिव कूटनीति नहीं है, प्रोएक्टिव कूटनीति नहीं है, हमारी लड़ाई लड़ने का तरीका भी प्रोएक्टिव नहीं है, लेकिन हम जब लड़ते हैं तो विजयी होते हैं। चाहे दौलत बेग ओल्डी का हिसाब देखें, चाहे कारगिल का दृष्टिकोण हमारे सामने हो, चाहे पाकिस्तान को चीन के द्वारा दी जाने वाली मदद हमारे सामने हो, चाहे वो आर्थिक कॉरिडोर जो बना रहे हैं उसकी जो बात हो, उसमें हमने अपने पक्ष को बड़ी दृढ़ता पूर्वक रखा है। और अक्साई चीन पर भारत ने कभी भी चीन के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया है। और अब पाक अधिकृत कश्मीर की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धारा 370 समाप्त करने का सबसे ज्यादा दुख जितना पाकिस्तान को नहीं है उतना चीन को हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है और ये प्रमाण है। तो दोनों लोग मिलकर के भारत के विरोध में और छोटे छोटे राष्ट्रों को लेकर के ये योजना बना रहे हैं। लेकिन मोदी जी की जो विदेश नीति है, मोदी की विदेश नीति चीन को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज करने की है। कोरोना काल में उन्होंने पूरी तरीके से चीन को एक्सपोज किया है। चीन के प्रोडक्ट को हिंदुस्तान में न खपत होने दी जाए, इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। इसी प्रकार से हम यदि देखें तो हम ये पाते हैं कि चीन का जो सारी दुनिया विरोध कर रही है, चीन के प्रोडक्ट को नहीं ले रही है, वहां की कंपनियां छोड़कर दूसरे राष्ट्रों में जा रही हैं, तो चीन की बहुत सारी कंपनियों के लिए सूटेबल स्थान भारत बन रहा है। और भारत ने अभी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जो चेंज किया है उसमें चीन के ऊपर कड़े प्रतिबंध भी लगे हुए हैं और अन्य देशों को उनके योग्य भूमि स्थापित करना और उनकी अधोसंरचना को बनाने का प्रयास भारत की कूटनीति और विदेश नीति के माध्यम से हो रहा है। जी, मैं द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर आज के वेबिनार में शामिल हुए सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। आज हमने चीन के विषय पर काफी डीप में जाकर चर्चा की। आज चर्चा का पहला खंड था, दूसरा खंड कल शाम को 6 बजे शुरू होने वाला है। धन्यवाद।